हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 पे मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। हम पाइथागोरस थ्योरम और इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। तो अपने इस डिस्कशन में, अपनी इन लेक्चर की सीरीज में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। क्या क्या कवर कर लिया है सर? तो हमने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट और अपने पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट में सबसे पहले वाला रिजल्ट जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसको भी कवर कर लिया है। अब अपने इन्हीं लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में अपने दूसरे रिजल्ट पे बात करेंगे सर, जो कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होने वाला है। यानी कि इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर कि किस तरीके से एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हम एक शानदार रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। पूरी कहानी समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो सर लास्ट वाला लेक्चर अगर 100% था तो ये वाला लेक्चर 70% होने वाला है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सर कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको जो भी कहानी बताई है ऑलरेडी, इस वाले लेक्चर में उसी कहानी का 70% डिट्टो सेम टू सेम रहने वाला है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि लास्ट वाले लेक्चर में जो भी मैंने आपको कहानी बताई है, उसी कहानी का 70% बिल्कुल डिट्टो यहां पे सेम टू सेम रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने लास्ट वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला लेक्चर ध्यान से समझा है तो यह लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुल मिलाके ये जो 30% डिफरेंट कहानी है ना, यही कहानी हमें समझना है, क्योंकि जो 70% कहानी सेम है वो तो सीधे सीधे हमें यहां पे समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन अपने लेक्चर को इसी ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले एक ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब कहेंगे सर, इस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपने ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड जो भी हम रिजल्ट जानते हैं उस पर बात करते हुए अपने मेन कंसेप्ट में एंटर हो जाएंगे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर ने जैसा लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि किस ट्रायंगल को एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे सर। तो ध्यान से सुनिएगा, आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलो या फिर आप एक्यूट ट्रायंगल बोलो, एक ही बात है। पहले इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, ऐसे ही ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। क्या मैंने कहा? समझना। मैंने कहा सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, ऐसे ही ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में सिर्फ दो इंटीरियर एंगल एक्यूट हैं तो क्या मैं उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूं? नहीं। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक इंटीरियर एंगल एक्यूट है, क्या मैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूं? नहीं। कब कहूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल एक्यूट हैं, उसी ट्रायंगल को मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकता हूं। तो थोड़ा सा ऑब्ट्यूज से कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं सर, मजा आएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन में हमने जाना कि तीन इंटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने जाना सर कि तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल को एक्यूट होना जरूरी है। बस दो से या बस एक से काम नहीं चलेगा सर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल को एक्यूट होना जरूरी है, तभी आप ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। यह कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए सर। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और अपने ट्रायंगल के साइड्स वाले रिजल्ट पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ऐसे कितने रिजल्ट्स जानते हो जहां पे एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रायंगल के तीनों साइड्स की चर्चा एक ही बार में हो जाती है, तो कहोगे सर कि ऐसे कुछ रिजल्ट्स हम जानते हैं। अब मैं अगर इसी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसा बोलूं सर कि ऐसे कितने रिजल्ट्स जानते हो जहां पे एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में
ट्रायंगल के तीनों साइड्स की बात एक ही बार में एक ही इक्वेशन में हो जाती है और साइड्स स्क्वायर के फॉर्म में आते हैं, तो कहोगे सर ऐसे बहुत चुनिंदा रिजल्ट जानते हैं। एक तो ऐसा पाइथागोरस वाला रिजल्ट जानते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है, और लास्ट लेक्चर में सीखा है सर कि ऐसा रिजल्ट एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी बोला जा सकता है। अब इस लेक्चर के बाद से इस टाइप का एक और रिजल्ट जानने लगोगे सर, जो कि स्पेशली एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है। यानी कि यहां पे अपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हम एक ऐसा रिजल्ट सीखने वाले हैं जहां पे सर अपने एक ही इक्वेशन वाले रिजल्ट में ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे चर्चा हो जाएगी और साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें दिखने वाले हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन सबसे पहले कहानी को पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा सर। तो आपके सामने रैंडमली मान लो मैंने इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि पाइथागोरस वाला हमारा साइड वाला रिजल्ट क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तुरंत जवाब दोगे सर कि कंसेप्ट कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है सर, वो फर्दर उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। या फिर इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट इसी तरीके से मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी बात कर सकता हूं। कैसे समझते हैं बात को, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो इस चीज को समझने के लिए मैंने रैंडमली एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल एबीसी। अब चूंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब यहां पे अपने रिजल्ट को समझने के लिए, रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए इन तीन इंटीरियर एंगल में से बिल्कुल रैंडमली मान लो मैंने अपने एक्यूट एंगल बी को सिलेक्ट किया। बात समझ रहे हो? यहां पे अपने एनालिसिस के लिए, अपने रिजल्ट के लिए तीन इंटीरियर एक्यूट एंगल में से मैंने इस वाले इंटीरियर एक्यूट एंगल को, यानी कि एंगल बी को बिल्कुल रैंडमली सिलेक्ट किया। अब देखो किस तरीके से कहानी में कह रहा था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ध्यान से सुनिएगा। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए जो आपने अपना टारगेट एक्यूट एंगल लिया है, यह शब्द इंपॉर्टेंट है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने जो अपना टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल लिया है सर, उस हिसाब से हम अपना रिजल्ट बोल सकते हैं कि हमारे एक्यूट एंगल के सामने वाली जो अपोजिट ट्रायंगल की साइड होगी, उस साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए आपने बिल्कुल रैंडमली जिस वाले इंटीरियर एक्यूट एंगल को सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से सर आपके टारगेट एक्यूट एंगल के सामने वाली जो ट्रायंगल की अपोजिट साइड है, उस साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। यानी इसी बात को लिख लेते हैं सर। तो हमने बिल्कुल रैंडमली अपने ट्रायंगल में इस वाले इंटीरियर एक्यूट एंगल बी को सिलेक्ट किया है सर। तो इसके सामने वाला ट्रायंगल का अपोजिट साइड क्या है सर? एसी। तो कंसेप्ट कहता है कि आपके टारगेट एक्यूट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। क्लियर हो गया सर? तो कुल मिला के ऑब्ट्यूस टाइप की ही कहानी है सर। कुल मिला के आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, ऑब्ट्यूस टाइप की ही कहानी है। ये क्लियर हुआ? तो इतना पोर्शन याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बड़ा सिंपल फंडा है कि आपका जो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें पहले तो एक टारगेट एक्यूट एंगल को सिलेक्ट करते हैं। अब जो भी एक्यूट एंगल सिलेक्ट किया है उस हिसाब से बात होगी। कैसे बात होगी? तो आपने जो एंगल सिलेक्ट किया उसके सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा सर ट्रायंगल का,
उस साइड का स्क्वायर फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस चीज को याद रखना बहुत आसान है। इस रिजल्ट को हमने लिख लिया और मुझे दिख भी रहा है सर कि बिल्कुल पाइथागोरस टाइप का ही रिजल्ट है, इसी टाइप के रिजल्ट से मैच हो रहा है। क्लियर हो गया। अब अगेन यहां पे मुद्दा यह है सर कि ट्विस्ट क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। जैसा ट्विस्ट ऑब्ट्यूस वाले केस में था ना, बिल्कुल वैसा ट्विस्ट यहां पे मिलेगा। कैसा ट्विस्ट सर? तो ऑब्ट्यूस वाले केस में हमने ट्विस्ट ये देखा था कि एक्स्ट्रा टर्म की कहानी आती थी, एक्स्ट्रा टर्म की कहानी आती थी। यहां एक्यूट वाले केस में भी ट्विस्ट यही है सर, एक एक्स्ट्रा टर्म की कहानी आएगी। अब देखो चेंज कहां हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो वहां वाले ऑब्ट्यूस वाले रिजल्ट में एक्स्ट्रा टर्म प्लस साइन के साथ आया था सर, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। कुल मिला के ऑलमोस्ट कहानी सेम है सर। वहां पे भी एक्स्ट्रा टर्म आया था, यहां पे भी आएगा। वहां पे प्लस के साथ आया था, लेकिन यहां पे माइनस के साथ एक्स्ट्रा टर्म आएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो तो सर ऑब्ट्यूस में बिल्कुल जिस तरीके से एक्स्ट्रा टर्म की कहानी बनी थी ना, बिल्कुल वैसे ही एक्स्ट्रा टर्म की कहानी यहां पे भी बनने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा टर्म के लिए वहां हमने जाना था सर कि प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, यहां पे भी एक्स्ट्रा टर्म के लिए प्रोजेक्शन का ही सहारा लेना है। अब ऑब्ट्यूस वाले केस में हमने देखा था कि जैसे ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा टर्म के लिए प्रोजेक्शन का सहारा लेना है, तो टारगेट लाइन सेगमेंट्स को ढूंढते हैं। अब यहां पे भी उसी तरीके से टारगेट लाइन सेगमेंट्स को ढूंढेंगे सर प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन यहां पे टारगेट लाइन सेगमेंट्स को ढूंढना थोड़ा सा अलग किस्म का होगा। ध्यान से सुनना कैसे टारगेट लाइन सेगमेंट को ढूंढेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मुझे यह क्लियर है सर कि लास्ट वाले लेक्चर की तरह यहां पे भी एक्स्ट्रा टर्म के लिए प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और प्रोजेक्शन के काम करने के लिए दो टारगेट लाइन सेगमेंट होने चाहिए। मुद्दा यह है कि यहां पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारे टारगेट लाइन सेगमेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या होंगे, ध्यान से सुनना। तो इसको समझने के दो तरीके हो सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो तरीका अडॉप्ट कर लेना। तो टारगेट लाइन सेगमेंट एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पता करने का पहला तरीका यह होगा सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी टारगेट एक्यूट एंगल को सेलेक्ट किया गया है, उसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है ट्रायंगल की, उसको छोड़ के ट्रायंगल के जो भी साइड बच गए वही आपका टारगेट होंगे। मैंने क्या कहा सर? मैंने कहा कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी एक्यूट इंटीरियर एंगल को सेलेक्ट करते हुए रिजल्ट की बात हो रही है सर, उस हिसाब से आपके एंगल का सामने वाला ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड होगा उसको छोड़ दो। उसको छोड़ने के बाद ट्रायंगल के जो भी साइड बच गए वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट होने वाले हैं सर। यानी फिगर के हिसाब से यहां पे बात की जाए तो दिख रहा है कि ये वाला एक्यूट एंगल सेलेक्ट किया है, इसके सामने वाला अपोजिट साइड ये है, तो इसको छोड़ के जो भी ट्रायंगल के साइड्स बच गए वही मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स होने वाले हैं प्रोजेक्शन के लिए। तो एक तरीका यह हो सकता है एक्यूट वाले केस में टारगेट की कहानी समझने का। अब देखो एक और तरीके से समझ सकते हो, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका यह होगा सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी इंटीरियर एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करते हुए बात हो रही है सर, उस एंगल को बनाने वाले जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि आपके टारगेट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करते हुए बात हो रही है सर, उस एक्यूट एंगल को बनाने वाले जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं सर, वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होने वाले हैं। यानी इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाए तो ध्यान दीजिएगा सर, मेरे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में किस एक्यूट इंटीरियर एंगल पे बात हो रही है? कहोगे सर यही मेरा टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल है जिससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इसको, इस एंगल को बनाने वाले लाइन सेगमेंट क्या दिख रहे हैं? कहोगे सर इस एंगल को बनाने वाला एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, यही मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट होने वाले हैं प्रोजेक्शन के लिए। तो दोनों ही तरीकों में आपको दिख रहा होगा सर कि सेम लाइन सेगमेंट का सेट सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको दोनों में से जो तरीका पसंद आए आप वैसे बात करते हुए अपने टारगेट लाइन सेगमेंट्स को खोज सकते हो। दोनों कहानी को एक बार और रिपीट मार देता हूं, ध्यान से सुनना। पहला तरीका टारगेट लाइन सेगमेंट्स को खोजने का यह हो सकता है सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी इंटीरियर एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करते हुए बात हो रही है,
उस एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड को छोड़ने के बाद ट्रायंगल की जो भी साइड बच गई है सर, वही साइड्स आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी एक्यूट इंटीरियर एंगल को सिलेक्ट करने के बाद बात हो रही है सर, उसी इंटीरियर एक्यूट एंगल को बनाने वाले जो भी लाइन सेगमेंट्स होंगे वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स हो जाते हैं प्रोजेक्शन के लिए सर। तो या तो पहले वाले तरीके से या तो दूसरे वाले तरीके से, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आपकी मर्जी। ये क्लियर हो गया सर। तो अपने कंसेप्ट के हिसाब से मेरे इस फिगर में टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होने वाले हैं, ये मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर है। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि यही मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स होने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब जैसा कि हमने ऑप्टियूज के केस में देखा था सर, ध्यान से सुनिएगा, कि जब प्रोजेक्शन की कहानी बैठाऊंगा तो दो तरीके से प्रोजेक्शन की कहानी बैठाई जा सकती है, इसी वजह से दो रिजल्ट आते थे। अगेन यहां पे वही बात मैं बोल दूंगा सर कि चूंकि दो टारगेट लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि दो तरीके से प्रोजेक्शन की कहानी बैठाई जा सकती है, यानी कि इस एंगल को सेलेक्ट करने के बाद दो रिजल्ट आ सकते हैं। तो पहले दोनों रिजल्ट पे बारी बारी से बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लो यहां पे क्या करता हूं सर, सबसे पहले मैं यहां पे AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकालते हुए बात करता हूं, उसके बाद BC का प्रोजेक्शन AB के ऊपर निकालते हुए बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको रब कर देते हैं सर। तो सबसे पहले AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर, इस बात को यहां पे लिख लेते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ AB, द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC इज। तो इस हिसाब से पहले डायग्राम रिक्रिएट करते, ध्यान से सुनना, इस चीज को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं सर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस एक्स्ट्रा टर्म। तो समझिएगा बात को यहां पे सर, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में एक्स्ट्रा टर्म की कहानी आती थी ना, लाइन सेगमेंट्स के मिल जाने के बाद, अब यहां पे भी आपने लाइन सेगमेंट खोज लिया है, कहानी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आनी है सर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बता रहा हूं, देखो अब इसको यहां से रब कर देते हैं पहले। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से मैंने प्रोजेक्शन का केस कंसिडर किया है, हम AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकाल रहे हैं। तो किसका प्रोजेक्शन सर? AB का प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है। तो कंसेप्ट अप्लाई कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला। तो कंसेप्ट कहता है सर कि हमारे टारगेट लाइन सेगमेंट्स में मुझे दिख रहा है सर कि ये वाला पॉइंट मेरा कनेक्टेड वाला एंड होगा, और कंसेप्ट के हिसाब से ये मेरा फ्री एंड होगा सर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। करिए सर। तो अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है सर, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और इस परपेंडिकुलर को मान लो यहां पे मैं कुछ D नाम दे देता हूं। क्लियर हो गया सर। अब एक बार हमने यहां पे प्रोजेक्शन की कहानी इस सिचुएशन के हिसाब से बना ली, तो यहां पे डैश की जगह पे क्या लिख दोगे सर? तो हमारा प्रोजेक्शन फिगर के हिसाब से आया है BD। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा टर्म जैसे ऑब्ट्यूस वाले केस में आता था ना, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम यहां आने वाला है, यानी कि यहां पे भी जो एक्स्ट्रा टर्म होगा इसी फॉर्मेट में होगा सर, 2 इंटू समथिंग, जहां पे एक समथिंग क्या होगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, दूसरा समथिंग आपका जो प्रोजेक्शन आया है वही हो जाएगा सर। बस कंसेप्ट अप्लाई कर दीजिए। तो अभी जो आपने सिचुएशन मानी उसमें किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है कहोगे सर? BC के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है, यानी एक डैश में यहां पे BC आ जाएगा। प्रोजेक्शन क्या निकाला तो कहोगे सर? प्रोजेक्शन जो हमने निकाला है वो है BD। क्या है सर? यहां पे BD है। क्योंकि प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं सर? तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है उसका एंड पॉइंट और कनेक्टेड वाले एंड पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है वही मेरा प्रोजेक्शन कहला जाती है। तो प्रोजेक्शन क्या आया है सर? BD। तो दूसरे वाले डैश में प्रोजेक्शन ही जाता है, यानी कि यहां पे BD हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी एक्स्ट्रा टर्म को फिल करेंगे। तो इस हिसाब से रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है सर? इस हिसाब से रिजल्ट क्रिएट हो रहा है यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस यहां पे 2 इंटू BC इंटू BD। तो यहां पे हमने
अपने इस वाले एंगल को सेलेक्ट करते हुए प्रोजेक्शन के एक तरीके से बात करते हुए ये रिजल्ट निकाल लिया। फटाफट इसको पहले नोट डाउन करिए। तो आपको बिल्कुल यहां पे ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कहानी ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर जैसी ही है, सेम टू सेम टाइप की कहानी चल रही है। इसी वजह से प्रिंस सर ने यहां पे कहा 70% कहानी सेम मिलने वाली है। लास्ट लेक्चर अच्छे से समझा है, ये लेक्चर बिल्कुल धुएं की तरह बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। पहले इतना फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। अब यहां पे सर इसी वाले इंटीरियर एंगल के लिए प्रोजेक्शन की कहानी को चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, अब बात ऐसे करते हैं सर कि BC का प्रोजेक्शन निकालते हैं AB के ऊपर। अब क्या करेंगे सर, अब BC का प्रोजेक्शन निकालेंगे AB के ऊपर, उस हिसाब से बात करेंगे। तो पहले फिगर को क्लियर कर लेते हैं। तो टारगेट लाइन सेगमेंट यही मेरे होने वाले हैं सर, ये क्लियर है। इस रिजल्ट को भी यहां से रब कर लेते हैं, काम हो गया। यहां से इसको भी हटा लेते हैं, काम हो गया। इसको इस फॉर्मेट में बस रहने देते हैं, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब यहां पे BC का प्रोजेक्शन AB के ऊपर निकाल रहे हैं। तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है सर, कहोगे BC का प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहां पे चूंकि सर BC का प्रोजेक्शन निकालना है, तो मुझे दिख रहा है ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, रूल्स के हिसाब से कनेक्टेड एंड हो जाएगा, और रूल्स के हिसाब से ये वाला एंड क्या हो जाएगा सर, फ्री एंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो ड्रॉप वाला पॉइंट होता है उसका कनेक्टेड पॉइंट से जो दूरी होती है वही प्रोजेक्शन कहला जाता है। कंसेप्ट अप्लाई करिए। तो अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है सर, उसके ऊपर हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो इस पॉइंट को कुछ E कह देते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या है सर, कनेक्टेड एंड और मेरे परपेंडिकुलर ड्रॉप वाला एंड, इनके बीच की दूरी ही प्रोजेक्शन कहला जाती है। प्रोजेक्शन इस केस में आई है सर मेरी BE। क्या आई है सर, BE। B बोलो E भी बोलो, एक ही बात है। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए, क्लियर है। अब अगेन इस सिचुएशन के हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म कैसे बदलेगा, ध्यान दीजिएगा सर। तो इस सिचुएशन के हिसाब से किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है, कहोगे सर AB के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है, यानी कि एक डैश में AB जाएगा। प्रोजेक्शन आया क्या है सर, तो कहोगे प्रोजेक्शन आया है BE, यानी दूसरे डैश में यहां पे BE जाएगा। यानी कि अब इस प्रोजेक्शन के सेकंड वाले केस में मेरा रिजल्ट कुछ यूं तैयार हो रहा है सर। क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा रिजल्ट यहां पे आ रहा है AC स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 इंटू AB इंटू BE। यानी कि सर इस एंगल के सेलेक्ट करने के बाद जब हमने बात की तो प्रोजेक्शन का जो दोनों रिजल्ट आता वो दोनों रिजल्ट यहां पे देख लिया है। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, तुरंत जवाब मत देना, थोड़ा सा सोच के देना। क्या मैंने कहा, सोच के जवाब देना। देखो सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाले केस में हमने जाना कि हर एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में दो तरीके से प्रोजेक्शन की बात करने के कारण दो रिजल्ट आते हैं। कुल मिला के हमने सीखा कि दुनिया के हर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सर दो रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं। अब यही सेम सवाल अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए करूं, क्या जवाब दोगे, सोच के जवाब देना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं सर कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, उस एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल से आप कितने रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या जवाब दोगे, सोच के जवाब देना। अब जो भी जवाब दो दे रहे हैं वो गलत है, पहले ही बता देता हूं, जो भी जवाब दो दे रहे हैं वो गलत है। सोच के बताइएगा, सोचिए थोड़ी देर। अब देखिए सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा सर 6। यानी कि हर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ना इन टोटल हम 6 रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे, सोच सकते हो आप लोग, मैंने हिंट दे दिया था, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल एक्यूट होते हैं, और हमने अभी जो केस देखा उसमें इस वाले इंटीरियर एक्यूट एंगल को टारगेट बनाते हुए दो रिजल्ट निकाला। तो क्या बस यही एंगल टारगेट बन सकता था, बिल्कुल नहीं सर, और भी एंगल से। यानी कि अगर मैं चाहता तो इसको टारगेट बनाता, दो और रिजल्ट आते, इसको टारगेट बनाता, दो और रिजल्ट आते, कुल मिला के 2 + 2 + 2 कितना हो गया सर, 6 रिजल्ट। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए 2 रिजल्ट, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए टोटल 6 रिजल्ट निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा किस एंगल के हिसाब से आप बात कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट, कॉपी पेस्ट को अपने लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए,
क्लियर है सर? तो यहां पे हमने सबसे पहले एंगल बी से रिलेटेड बात की, अब एंगल बी को छुपा देते हैं थोड़ी देर के लिए और दूसरे एंगल्स में इसी रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां पे एंगल बी को छिपा दिया, अब दूसरे एंगल से रिलेटेड करते हुए बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पहले फिगर क्लियर कर ले। यहां से ये गायब, ये गायब, यहां से इसको गायब करो, इसको गायब करो, इसको भी गायब करो, यहां से इस रिजल्ट को भी गायब कर दो। इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, कुछ कंपेयर करना है, इसलिए यहां से इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अब मान लो यहां पे एनालिसिस के लिए मैं अपने इस वाले इंटीरियर एंगल को सेलेक्ट करता हूं। अब मान लो यहां पे एनालिसिस के लिए मैं अपने इस वाले इंटीरियर एंगल ए को सिलेक्ट करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मेरा टारगेट इंटीरियर एंगल क्या है सर? ए है, यानी इस हिसाब से भी दो रिजल्ट मेरे पास आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अब रिजल्ट पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर? तो रिजल्ट क्या कहता है? तो रिजल्ट कहता है सर कि आपके एक्यूट एंगल, ट्रायंगल के जिस भी एक्यूट एंगल को आपने टारगेट माना है, उसके सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो पहले इतने कंसेप्ट को अप्लाई करें सर, तो अब मेरा टारगेट ये है, इसके सामने वाला अपोजिट क्या हो गया सर? बीसी हो गया। क्या हो गया सर? बीसी। यानी कि बीसी का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स यानी कि ए बी और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब समझिएगा बात को, क्यों मैंने ये रखा था। देखो कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो कहोगे सर ये जो इतना पाइथागोरस वाला पार्ट है ना, ये पार्ट दोनों जगह अब अलग हो गया। तो इससे आपको एक चीज रियलाइज होती है क्या सर? तो इससे आपको ये रियलाइज होना चाहिए सर कि ठीक है, हर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 6 रिजल्ट आएंगे, लेकिन 6 रिजल्ट में से 2-2 रिजल्ट के जो पेयर होंगे वो सेम टाइप के होंगे। यानी हर 2-2 रिजल्ट में ये वाला हिस्सा आपको सेम मिलेगा और यहां पे एंगल बदलने के साथ आपके ये वाली कहानी बदल जाती है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर एक एंगल सेलेक्ट करोगे 2 रिजल्ट आएंगे, दोनों रिजल्ट में ये वाला पोर्शन सेम टू सेम दिखेगा। अगेन दूसरा एंगल सेलेक्ट करोगे 2 रिजल्ट आएंगे, उस वाले में दोनों रिजल्ट में कहानी सेम टू सेम। अगेन तीसरा एंगल से 2 रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट में भी कहानी सेम टू सेम। लेकिन अगर इनको आपस में कंपेयर करूंगा यानी कि एंगल बदलने पे, तो स्क्वायर वाली कहानी भी बदल जाती है। तो याद रखिएगा सर, एंगल बदलने पे स्क्वायर वाली कहानी बदल जाती है सर। क्लियर है? यानी एक ही एंगल के लिए 2 प्रोजेक्शन की बात करोगे तब ये कहानी सेम रहेगी, लेकिन एंगल बदल दीजिएगा तो ये स्क्वायर वाली कहानी चेंज हो जाएगी सर। इसको भी कॉपी पे नोट डाउन करिए। क्लियर है? अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है? तो अभी हमने देखा है सर, ट्विस्ट होता है एक एक्स्ट्रा टर्म का ट्विस्ट। ठीक है सर? और ये एक्स्ट्रा टर्म एक्यूट वाले केस में माइनस साइन के साथ आता है। एक्स्ट्रा टर्म कैसे लिखना है ये भी देख लिया है सर। क्या फॉर्मेट होता है? 2 इंटू समथिंग इंटू समथिंग। अब इस समथिंग के फिलिंग पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे पता है सर कि एक्स्ट्रा टर्म के लिए प्रोजेक्शन पे बात करनी पड़ेगी और प्रोजेक्शन के कंसेप्ट के लिए टारगेट लाइन सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है सर कि इस वाले ट्रायंगल में अब इस इंटीरियर एंगल के सिलेक्शन के बाद टारगेट लाइन सेगमेंट सेम रहेंगे कि बदल जाएंगे? कॉमन सेंस से दिख रहा है सर, टारगेट लाइन सेगमेंट एंगल बदलने के साथ ही बदल जाएंगे। अब टारगेट लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे सर? तो दोनों कंसेप्ट से चेक कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। मान लो पहला कंसेप्ट कि जिस भी इंटीरियर एक्यूट एंगल को आपने सेलेक्ट किया उसके सामने वाली अपोजिट साइड के अलावा, सामने वाली अपोजिट साइड के अलावा जो भी लाइन सेगमेंट बच जाते हैं वही टारगेट होते हैं। यानी मुझे दिख रहा है सर टारगेट लाइन सेगमेंट अब बदल चुके हैं, अब ये मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट है। दूसरा कंसेप्ट अप्लाई करिए कि आपने अपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी इंटीरियर एक्यूट एंगल को सिलेक्ट किया है उस हिसाब से हमारे एक्यूट एंगल को बनाने वाले जो भी ट्रायंगल के साइड्स होंगे, जो भी लाइन सेगमेंट्स होंगे सर, वही टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। यानी कि यही दोनों मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। ऐसे भी समझ में आ रहा है? दोनों कंसेप्ट से सेम आंसर। क्लियर हो गया सर? तो टारगेट लाइन सेगमेंट मिल चुके हैं, अब हम आगे प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सर अब इन टारगेट लाइन सेगमेंट्स के हिसाब से फिर से मेरे पास प्रोजेक्शन की 2 कहानी बनेगी, यानी 2 रिजल्ट प्रिपेयर होंगे। यानी कि अब के 2 केसेस की बात की जाए सर, तो एक केस ये हो सकता है कि हम ए बी का प्रोजेक्शन ए सी के ऊपर निकाल लें, दूसरा केस ये हो सकता है कि हम ए सी का प्रोजेक्शन ए बी के ऊपर निकाल लें। दोनों केस पे एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर।
सबसे पहले मान लो मैं अपने ए बी का प्रोजेक्शन ए सी के ऊपर निकालता हूं, उस हिसाब से डायग्राम में चेंज करते, ध्यान से सुनिएगा। तो ए बी का प्रोजेक्शन ए सी के ऊपर, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो सर? ए बी का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर, ये वाला मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला एंड मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देते हैं। मान लो इस एंड को मैं कुछ एफ कह देता हूं, तो रूल्स के हिसाब से परपेंडिकुलर का एंड और कनेक्टेड एंड्स के बीच की जो दूरी होती है वही मेरा प्रोजेक्शन कहला जाती है। तो प्रोजेक्शन क्या आ रहा है सर? इस केस में फिगर के हिसाब से ए एफ आ रहा है सर मेरा प्रोजेक्शन। यानी इस हिसाब से यहां पे एक्स्ट्रा टर्म क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा सर। तो किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे कहोगे सर? एसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे, यानी कि एक डैश में एसी होगा। प्रोजेक्शन आई क्या सर? तो कहोगे फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन आई है एफ, यानी कि दूसरा वाला डैश एफ हो जाएगा सर। यानी कंप्लीट रिजल्ट बन गया है, लिख लेते हैं। कंप्लीट रिजल्ट इस हिसाब से हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी इंटू ए एफ। फटाफट नोट डाउन करिए, समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। दिख रहा है कहानी बिल्कुल सेम टाइप की चल रही है जैसे ऑप्ट्यूस में चल रही थी। फटाफट नोट डाउन करिए। तो ये तो एक तरीके से प्रोजेक्शन की बात की। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि अब यहां पे AC का प्रोजेक्शन निकालते हैं AB के ऊपर। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा सर, इसको यहां से पहले रब कर लिया, फॉर्मेट पहले से क्रिएट करके लिख लेते हैं। डायग्राम यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहां से इसको भी हटा दिया। टारगेट लाइन सेगमेंट ये दोनों है सर, इसको पहले से हाईलाइट कर लिया और यहां से इसको हटा दिया। ठीक है सर, बात करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या कर रहे हैं? अब AC का प्रोजेक्शन AB के ऊपर निकाल के बात करनी है। तो सर किसका प्रोजेक्शन निकालना है? तो कहोगे AC का प्रोजेक्शन निकालना है। तो सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है सर कि ये वाला कनेक्टेड एंड हो जाएगा सर और ये वाला मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो रूल कहता है फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सर। मान लो इस एंड पॉइंट को मैं कुछ G कह देता हूं, तो अगेन रूल्स कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप के एंड पॉइंट और कनेक्टेड के बीच में जो दूरी होती है वही प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से आ रही है AG। क्या आ रही है सर? अभी सिचुएशन में फिगर के हिसाब से आ रही है AG। AG OG, लो जी सुनो जू, ठीक है? गाना याद है सभी को? अब देखो यहां पे, अब इस चेंज के हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म में क्या चेंज होगा खुद से फिल कर सकते हैं, खुद से फिल करने की कोशिश करिए, आंसर को फिर मेरे साथ मैच करिए सर। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे कहोगे सर? AB के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी एक डैश में यहां पे AB हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रोजेक्शन क्या आई है? तो कहोगे सर फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन आई है AG, यानी दूसरे डैश में AG हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे इसी रिजल्ट को कंप्लीट तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू AG। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो अभी तक हमने 6 में से 4 रिजल्ट देख लिए हैं सर। 2 और रिजल्ट बचे, उनको भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट चेंजेस करते हैं। पहले फिगर को क्लियर करो सर, फिगर को यहां पे फटाफट क्लियर करो, फटाफट, बिल्कुल फटाफट यहां पे क्लियर कर दिया। अब अगेन आपको पता है सर एंगल बदलने वाला है, यानी ये वाला हिस्सा सेम नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा बदलने वाला है सर, तो इसको यहां पे हटा के लिख लिया, इसको भी हटा दिया, इसको यहां से हटा दिया, यहां से इसको भी हटा दिया, इसको यहां पे खाली कर लिया। ठीक है सर? अब अगेन बात करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो यहां पे अपने एक्यूट एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एक्यूट एंगल के टारगेट के तौर पे मैं अपने इंटीरियर एक्यूट एंगल C को सेलेक्ट करता हूं। अगेन आपको पता है कहानी इस हिसाब से बदल जाएगी सर। तो अब कहानी एनालाइज करते, ध्यान से सुनिएगा। तो कंसेप्ट कहता है कि आपके एक्यूट एंगल, ट्रायंगल में जो भी एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली, जो भी आपका टारगेट एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। पहले इतना कंसेप्ट यहां पे लिख लीजिए।
तो मैंने जिस हिसाब से अपने टारगेट एक्यूट एंगल को सिलेक्ट किया है उस हिसाब से इसके सामने वाला अपोजिट क्या है सर, ए बी है। क्या है, ए बी, यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड यानी कि बी सी और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। क्लियर है? विद अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होगा सर, ट्विस्ट होगा एक एक्स्ट्रा टर्म। क्या होगा सर, एक्स्ट्रा टर्म। और जैसा कि हमने सीखा है कि हमारा ये एक्स्ट्रा टर्म एक्यूट के केस में माइनस साइन के साथ आता है। क्लियर है? अब अगेन वही सेम कहानी, एक्स्ट्रा टर्म खोजने के लिए प्रोजेक्शन के कंसेप्ट की बात करनी पड़ेगी। अब चूंकि एंगल बदल गया है तो प्रोजेक्शन के लिए टारगेट लाइन सेगमेंट्स भी बदल जाएंगे। तो दोनों कंसेप्ट से चेक करते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या सिलेक्ट होते हैं टारगेट लाइन सेगमेंट के तौर पे। ध्यान दीजिएगा, पहला कंसेप्ट कि जो भी आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रिजल्ट के लिए सेलेक्टेड इंटीरियर एक्यूट एंगल था उसके सामने वाली अपोजिट साइड को छोड़ के जो भी बच गया वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। दूसरा तरीका सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिस भी एक्यूट एंगल को सेलेक्ट करते हुए बात हो रही है सर, उस एक्यूट एंगल को बनाने वाले जो भी लाइन सेगमेंट्स है वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स होंगे। दोनों जगह से पता लग रहा है सर, सेम आंसर आ रहा है। तो टारगेट लाइन सेगमेंट्स यहां पे मिल चुके हैं। ठीक है, यानी मुझे दिख रहा है सर कि मेरा एक टारगेट लाइन सेगमेंट है बीसी और दूसरा टारगेट लाइन सेगमेंट है सर एसी। यानी अगेन दो तरीके से प्रोजेक्शन के हिसाब से बात की जा सकती है। एक तरीका हो सकता है कि हम BC का प्रोजेक्शन AC के ऊपर निकालें, दूसरा तरीका हो सकता है हम AC का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकालें। तो दोनों तरीके से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, मेरे साथ साथ खुद से बनाने की कॉपी पे कोशिश करिए सर। सबसे पहले मान लो BC का प्रोजेक्शन AC के ऊपर निकालते हैं सर। ठीक है, तो ध्यान देना, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे कहोगे सर, BC का प्रोजेक्शन निकाल रहे, किसके ऊपर, तो AC के ऊपर। तो BC का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं सर, यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से ये मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है, फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे सर। मान लो इस एंड पॉइंट को मैं H कह देता हूं, तो क्लियर हो रहा है सर कि परपेंडिकुलर ड्रॉप वाले एंड पॉइंट और कनेक्टेड के बीच की जो दूरी होती है वही प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से क्या है सर, फिगर के हिसाब से CH है। क्या है सर, यहां पे CH बोलो HC बोलो एक ही बात है। अब इस हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा टर्म 2 इंटू समथिंग के फॉर्मेट का होता है, जहां पे एक समथिंग क्या होता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं सर। तो इस केस में किसके ऊपर निकाल रहे कहोगे, AC के ऊपर निकाल रहे हैं, यानी कि एक डैश में AC हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या आ रही है कहोगे सर, प्रोजेक्शन आ रही है HC बोलो CH बोलो एक ही बात है। मान लो मैं HC कह देता हूं, ये मेरा दूसरा डैश हो जाएगा। यानी इस हिसाब से रिजल्ट बन रहा है सर, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC इंटू HC। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर, एकदम बिल्कुल तेजी से काम करेंगे, ध्यान से सुनना। अब दूसरे प्रोजेक्शन वाले पार्ट पे बात करनी है, तो आपको पता है सर इतना हिस्सा दूसरे प्रोजेक्शन वाले केस के लिए सेम रहने वाला है, बस ये डैश बदल जाएंगे सर, बस ये डैश बदल जाएंगे। इनको चेक करते ध्यान से सुनिएगा, पहले फिगर क्लियर कर लेते हैं। तो यहां से इसको हटाया, इसको हटाया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। टारगेट लाइन सेगमेंट ये दोनों थे, इनको पहले से मार्क कर लिया। यहां से क्या हटा दे सर, तो इतना पोर्शन तो सेम ही रहेगा, बस ये हटा देते हैं और यहां से इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, AC का प्रोजेक्शन निकालेंगे सर BC के ऊपर। अब AC का प्रोजेक्शन BC के ऊपर निकालेंगे, तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है कहोगे, AC का प्रोजेक्शन। तो मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो मेरा एंड हो जाएगा ये हो जाएगा कनेक्टेड एंड और ये वाला मेरा फ्री एंड हो जाएगा सर। तो क्या करेंगे, अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर मुझे निकालना है प्रोजेक्शन उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देंगे सर। क्लियर हो गया। तो फ्री एंड से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने के बाद मान लो इस एंड पॉइंट को मैं कुछ I कह देता हूं। क्या कह देता हूं सर, I कह देता हूं। तो प्रोजेक्शन क्या आया है, तो फिगर के हिसाब से ध्यान से सुनना सर, ये कनेक्टेड और ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉप का एंड पॉइंट, इन्हीं के बीच की दूरी मेरा प्रोजेक्शन कहला जाती है। यानी फिगर के हिसाब से IC बोलो CI बोलो एक ही बात है सर। क्लियर हो गया, प्रोजेक्शन निकाल लिया।
अब इस हिसाब से अपने एक्स्ट्रा टर्म को फिल करते हैं। तो किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है कहोगे सर? बीसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है, यानी कि एक डैश में बीसी हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या निकाला है तो कहोगे सर प्रोजेक्शन निकाला है आईसी, दूसरे डैश में आईसी हो जाएगा। यानी इस हिसाब से रिजल्ट क्या बनेगा? -2 इंटू, यहां पे बस चेंज करना है, बीसी इंटू आईसी हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे सर एक ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल पे बारी बारी से सोचते हुए हमने अपने इन टोटल 6 रिजल्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। और मैं उम्मीद करूंगा ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। आई है कि नहीं आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। फटाफट पहले जो भी इंपॉर्टेंट लगे यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब ये कहानी अगर आपको यहां पे समझ में आ गई है तो अब इसी चीज को एक और सवाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी जो हमने सीखा सर उसको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मान लो यहां पे अपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तौर पे मैंने ट्रायंगल PQR को सिलेक्ट किया। तो यहां पे सबसे पहले बिल्कुल रैंडमली मान लो अपने टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल के तौर पे मैं एंगल P को सिलेक्ट करता हूं। तो अब कहानी पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी यहां पे कहानी को फ्रेम करिए सर, क्योंकि इस कंसेप्ट में अब आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हो। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सारे रिजल्ट्स को यहां पे डिराइव करिए। तो कंसेप्ट कहता है सर कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। इस बात को यहां पे मैथमेटिकली लिख भी लेते हैं सर। यानी कि कंसेप्ट कहता है कि हमारे टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है सर? ट्विस्ट होता है एक्स्ट्रा टर्म का ट्विस्ट, जो कि अगेन एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले केस में मुझे पता है सर कि ये एक्स्ट्रा टर्म माइनस साइन के साथ आता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो एक्स्ट्रा टर्म के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि प्रोजेक्शन की बात करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्शन के लिए हम अपने टारगेट लाइन सेगमेंट्स को ढूंढते हैं, जिसको अगेन एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ढूंढने का 2 तरीका मैंने आपको सिखाया है। दोनों तरीके लगा के देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तरीका नंबर 1 कहता है सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड है उसको छोड़ के जो भी साइड्स बच गई वही आपके टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करेगी। यानी कि इस सिचुएशन के हिसाब से यही दोनों लाइन सेगमेंट्स मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। दूसरे तरीके से इसी बात को पता करते हैं। तो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो भी टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल है उसको बनाने वाली ट्रायंगल की जो भी साइड्स होगी, जो भी लाइन सेगमेंट्स होंगे सर, वही लाइन सेगमेंट्स मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे सर। यानी अगेन इस कंसेप्ट से भी क्लियर है कि यही दोनों लाइन सेगमेंट्स मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स बनने वाले। तो टारगेट लाइन सेगमेंट मिल गए हैं सर, अब प्रोजेक्शन की बात कर सकते हैं। यानी कि अगेन इस इंटीरियर एंगल के हिसाब से प्रोजेक्शन के 2 केस बनेंगे सर। एक केस बनेगा जब हम PQ का प्रोजेक्शन PR के ऊपर निकालें, और दूसरा केस बनेगा जब हम PR का प्रोजेक्शन PQ के ऊपर निकालें। दोनों तरीके से बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लो PQ का प्रोजेक्शन PR के ऊपर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो PQ का प्रोजेक्शन निकालना है किसके ऊपर सर? तो PQ का प्रोजेक्शन निकालना है PR के ऊपर। क्लियर हो गया? तो अपने कंसेप्ट से क्लियर है सर कि ये वाला एंड मेरा कनेक्टेड एंड होगा और ये वाला एंड मेरा फ्री एंड होगा। तो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देते हो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो भी एंड पॉइंट होता है सर, उस एंड पॉइंट की कनेक्टेड एंड से जो दूरी होती है वही प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से यहां पे PA हो जाएगी। तो आप PA बोलो AP बोलो एक ही बात है। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। तो इस हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा सर? ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे पता है सर
कि एक्स्ट्रा टर्म 2 इंटू समथिंग के फॉर्मेट में होता है, जहां पे एक समथिंग होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं और दूसरा समथिंग होता है जो प्रोजेक्शन आता है। तो इस केस के हिसाब से किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे कहोगे सर? पीआर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि एक समथिंग में पीआर हो जाएगा। प्रोजेक्शन आ क्या रहा है तो कहोगे सर प्रोजेक्शन आ रहा है पीए, यानी दूसरा समथिंग पीए हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कंप्लीट रिजल्ट जो कि फ्रेम हो रहा है सर वो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी आर इंटू पी ए। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों का भी बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा होगा। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे एक तरीके से प्रोजेक्शन की बात की, अब दूसरे तरीके से करते हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरे तरीके में अगेन मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि इतना पार्ट सेम रहने वाला है, बस ये यहां पे बदलेगा। तो यहां पे इस हिसाब से थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो यहां पे अब डायग्राम को भी क्लियर कर लेते हैं इस हिसाब से। तो यहां पे डायग्राम को भी हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। यही मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे सर। तो अब क्या करते हैं सर, अब चीजों को इंटरचेंज करते हैं और पीआर का प्रोजेक्शन निकालते हैं पीक्यू के ऊपर। तो किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो सर? पीआर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। यानी कंसेप्ट के हिसाब से दिख रहा है सर कि ये मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला मेरा फ्री एंड हो जाएगा। यानी कि कंसेप्ट कहता है कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देते हो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो भी एंड पॉइंट होता है उसकी कनेक्टेड एंड से दूरी ही प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से पी बी हो जाएगी। तो आप पी बी बोलो, बी पी बोलो, एक ही बात है सर। फटाफट इतना नोट डाउन करो। तो इस हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा सर? तो हमारा एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा 2 इंटू एक समथिंग क्या हो जाएगा? तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे, किसके ऊपर? तो इस केस में पी क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे। दूसरा समथिंग क्या हो जाएगा सर? जो प्रोजेक्शन आया है। क्या प्रोजेक्शन आया है? तो फिगर के हिसाब से कह दोगे सर कि मेरा प्रोजेक्शन आया है पीबी। यानी कि यहां पे हमारा कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू इंटू पीबी। यानी फुल इक्वेशन बन रहा है सर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू पीबी। फटाफट यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है सर? तो एक एक्यूट इंटीरियर एंगल को सिलेक्ट करते हुए जो भी दोनों रिजल्ट आते हैं दोनों पे बात कर ली। अब यही कहानी बाकी इंटीरियर एक्यूट एंगल्स में भी दोहराएंगे सर, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं एंगल क्यू पे। अब अपने टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल के तौर पे मैंने एंगल क्यू को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस हिसाब से देखते हैं कहानी में क्या फर्क आता है सर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डायग्राम यहां पे क्लियर कर ले। तो ये हटा दो, ये हटा दो, यहां से इसको भी हटा दो यहां से। इसके बाद बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि एंगल बदल गया है, इसी वजह से ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है ये भी बदल जाएगा। ये मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी कि यहां से ये भी चेंज होने वाला है सर, बाकी चीजें सेम ही रहने वाली है। क्लियर हो गया? एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगेन कंसेप्ट कहता है कि हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो भी टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा सर, ये फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। उस हिसाब से यहां पे चीजों को लिख लिया। आगे माइनस साइन के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा सर। अब एक्स्ट्रा टर्म में समथिंग इनटू समथिंग की बात करते हैं, प्रोजेक्शन की बात करते हैं सर। तो प्रोजेक्शन के लिए हमारे टारगेट लाइन सेगमेंट्स क्या होने वाले हैं उनको पता करते हैं सबसे पहले मेथड नंबर 1 से। तो कंसेप्ट कहता है कि आपका जो भी टारगेट इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके सामने वाला अपोजिट साइड को छोड़ के जो भी साइड बच गए वही टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि यही दोनों मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करने वाले हैं इस सिचुएशन में। दूसरे तरीके से पता करते हैं। तो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो भी टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल की तरह बिहेव कर रहा है उस एंगल को बनाने वाले ट्रायंगल के जो भी साइड्स होंगे, जो भी लाइन सेगमेंट्स होंगे सर, वही लाइन सेगमेंट्स मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करने वाले हैं प्रोजेक्शन के लिए। यानी अगेन यही लाइन सेगमेंट्स यहां पे सेलेक्ट हो रहे हैं सर। यानी कि अगेन प्रोजेक्शन के 2 केस बनेंगे सर। तो हमारे लाइन सेगमेंट्स क्या क्या है? लाइन सेगमेंट्स है पी क्यू और क्यू आर। तो सबसे पहले देखेंगे जब पी क्यू का प्रोजेक्शन क्यू आर के ऊपर निकालेंगे,
सेकेंड केस देखेंगे जब क्यू आर का प्रोजेक्शन पी क्यू के ऊपर निकालेंगे। कहानी शुरू करते हैं सर। सबसे पहले मान लो पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालते हैं क्यू आर के ऊपर। तो किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं कहोगे सर? पी क्यू का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। यानी कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला एंड कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा सर? फ्री एंड हो जाएगा। तो हम अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देंगे। मान लो इस परपेंडिकुलर ड्रॉप के एंड पॉइंट को मैं कुछ सी कह देता हूं, तो हमारा प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो पॉइंट है उसकी कनेक्टेड एंड से दूरी ही प्रोजेक्शन कहला जाएगी, जो कि फिगर के हिसाब से क्या है सर? सी क्यू है। तो सी क्यू बोलो क्यू सी बोलो एक ही बात है। अब यहां पे इसी तरीके से समथिंग इनटू समथिंग को फिल कर लेते हैं। तो एक समथिंग होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है कहोगे सर? क्यू आर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला है। दूसरा समथिंग होता है जो प्रोजेक्शन आता है। क्या प्रोजेक्शन आया कहोगे सर? सी क्यू आया है मेरा प्रोजेक्शन। यानी कि इस हिसाब से मेरा कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आर इंटू सी क्यू। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। आपका भी आई होप यही सेम टू सेम टाइप का रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्विच करके दूसरे तरीके से प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। अब मान लो यहां पे सर हम क्यू आर का प्रोजेक्शन निकालते हैं पी क्यू के ऊपर। तो अगेन ध्यान से सुनिएगा सर, ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, इतना पार्ट सेम टू सेम रहने वाला है। बदलेगा क्या सर? तो ये दो समथिंग बदलने वाले हैं, बाकी पूरी कहानी सेम रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम पहले क्लियर कर ले। तो यहां से ये हटा दिया, यहां से ये हटा दिया, यहां से ये हटाया, यहां से इसको हटा दिया, और क्या हटाना है यहां से सर? इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। सही है सर। तो अब क्या करना है? तो अब मुझे क्यू आर का प्रोजेक्शन निकालना है पी क्यू के ऊपर। किसका प्रोजेक्शन निकालना है कहोगे सर? क्यू आर का प्रोजेक्शन निकालना है, जिसमें मुझे दिख रहा है सर कि यही वाला एंड मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला एंड मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप की जो भी एंड पॉइंट होगी उसकी कनेक्टेड एंड से दूरी ही प्रोजेक्शन कहला जाएगी, जो कि फिगर के हिसाब से क्या हो रही है सर? डी क्यू हो रही है। तो आप डी क्यू बोलो क्यू डी बोलो एक ही बात है सर। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब इस हिसाब से समथिंग की बात कर लेते तो एक समथिंग जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं सर? तो इस केस में हम पी क्यू के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। दूसरा समथिंग क्या होगा सर? जो प्रोजेक्शन आता है। क्या प्रोजेक्शन आया है? तो फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन आया है सर डी क्यू। यानी कंप्लीट रिजल्ट में बस यहां पे चेंज हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू इंटू डी क्यू। यानी कि हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ रहा है सर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू डी क्यू। फटाफट नोट डाउन करो। आई होप आप लोगों का भी यही सेम टू सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा होगा। क्लियर है सर? तो दो और रिजल्ट पे हमने बात कर ली। कुल मिला के अभी तक अपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए 4 रिजल्ट्स पे बात कर ली। अब फाइनली अपने इंटीरियर एंगल आर को सिलेक्ट करते हुए यही बात देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। तो उस हिसाब से पहले यहां पे फिगर को क्लीन कर लेते हैं। तो यहां से ये गायब होगा, यहां से ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा। अगेन क्लियर है सर? इंटीरियर एंगल बदल गया है, यानी ये वाला पोर्शन यहां से बदलने वाला है सर, और यहां से ये भी बदल जाएगा। ठीक है, अब अगेन बात करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहता है सर कंसेप्ट कहता है कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो भी टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट में नेगेटिव साइन के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आता है जो कि 2 इंटू समथिंग के फॉर्म का होता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो अब प्रोजेक्शन के लिए अपने टारगेट लाइन सेगमेंट्स को पता करते हैं सर। मेथड नंबर 1 कि आपका जो भी टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल है सर, उसके सामने वाली अपोजिट साइड को छोड़ के ट्रायंगल के जो भी साइड्स बच गए वही टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। यानी कि यही दोनों लाइन सेगमेंट्स मेरे प्रोजेक्शन के केस के लिए इस सिचुएशन में टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। दूसरे तरीके से
तो आपके एक्यूट एंगल, ट्रायंगल में टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल को बनाने वाले ट्रायंगल के जो भी साइड्स हैं, उनको बनाने वाले ट्रायंगल के जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं सर, वही टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि अगेन यहां से भी क्लियर है कि यही लाइन सेगमेंट्स मेरे टारगेट लाइन सेगमेंट्स की तरह सेलेक्ट होने वाले। तो अब टारगेट लाइन सेगमेंट मिल चुके हैं सर, बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन यहां पे भी दो केसेस पॉसिबल है। एक केस ये हो सकता है सर कि हम पीआर का प्रोजेक्शन क्यूआर के ऊपर निकाल लें, और दूसरा केस हो सकता है कि हम क्यूआर का प्रोजेक्शन पीआर के ऊपर निकाल के बात कर ले। मान लो सबसे पहले मैं पीआर का प्रोजेक्शन क्यूआर के ऊपर निकाल के बात करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा सर, किसका प्रोजेक्शन निकाला है? तो सबसे पहले पीआर का प्रोजेक्शन निकाला है, किसके ऊपर? क्यूआर के ऊपर। तो ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा सर, और ये वाला मेरा फ्री एंड हो जाएगा। तो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हो सर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप का जो भी एंड पॉइंट होता है उसकी कनेक्टेड एंड से दूरी ही मेरा प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से क्या हो जाएगी सर? फिगर के हिसाब से ये आरएफ हो जाएगी। तो आप आरएफ बोलो, एफआर बोलो, एक ही बात है। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब अगेन इस हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा सर। तो एक समथिंग जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं? तो यहां पे कहोगे सर अपना प्रोजेक्शन क्यूआर के ऊपर निकाल रहे हैं। दूसरा समथिंग क्या हो जाएगा? जो प्रोजेक्शन आती है, क्या प्रोजेक्शन आई है? कहोगे सर फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन आई है आरएफ। यानी कि अब अपना कंप्लीट रिजल्ट यहां पे लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आर इंटू आर एफ। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। अब इंटरचेंज करके अपना लास्ट बचा हुआ रिजल्ट निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, यानी कि अब यहां पे हम क्यू आर का प्रोजेक्शन निकालेंगे पी आर के ऊपर। तो पहले फिगर को क्लियर कर ले। यहां से ये गायब हुआ, यहां से ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ। टारगेट यही लाइन सेगमेंट्स होंगे। यहां से ये गायब हुआ, और क्या गायब होगा सर? ये वाला पार्ट तो सेम रहने वाला है। यहां से सर ये दोनों समथिंग यहां से गायब होंगे, यानी कि यहां पे बस इतना सा चेंज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं सर? तो अब क्यूआर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कंसेप्ट के हिसाब से यही वाला एंड मेरा कनेक्टेड एंड हो जाएगा और ये वाला फ्री एंड हो जाएगा। तो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप की जो भी एंड पॉइंट होती है उसकी कनेक्टेड एंड से दूरी प्रोजेक्शन कहला जाती है, जो कि फिगर के हिसाब से यहां पे जी आर हो जाएगी। तो आप जी आर बोलिए, आर जी बोलिए, एक ही बात है सर। तो पहले इतना नोट डाउन करिए। अब अपने एक्स्ट्रा टर्म के समथिंग को फिल कर लेते हैं। तो एक समथिंग क्या होता है? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं। अब इस केस में हम अपना प्रोजेक्शन पी आर के ऊपर निकाल रहे हैं सर। दूसरा समथिंग क्या आता है? जो प्रोजेक्शन होता है, क्या प्रोजेक्शन आया? कहोगे सर फिगर के हिसाब से प्रोजेक्शन आया है जी आर, यानी दूसरे समथिंग में जी आर हो जाएगा। तो इस हिसाब से चेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू पी आर इंटू जी आर, यानी कंप्लीट रिजल्ट कह दोगे सर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी आर इंटू जी आर। तो अब हमने इस वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए भी अपने छयों के छयों रिजल्ट पे बात कर ली। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के भी बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के यहां पे रिजल्ट आ रहे होंगे। क्लियर है? अब कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब एक्चुअली यहां पे ये समझने की कोशिश करते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा थ्योरम कहता क्या है। तो ध्यान से सुनिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये समझते हैं सर कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम कहता है सर इन एन एक्यूट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल is equal to the sum of the squares of other two sides minus twice the product of one side and the projection of other on first। कुल मिला के आप लोगों को इस रिजल्ट में जो कहानी मैंने सिखाई थी बस वही कहानी यहां पे फैंसी वे में बताई गई है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर कि दुनिया के किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप जिस भी इंटीरियर एंगल को अपने टारगेट इंटीरियर एक्यूट एंगल की तरह सेलेक्ट करते हो उसके सामने वाली अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है सर? तो ट्विस्ट में आगे एक और एक्स्ट्रा टर्म आता है
और एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले केस में ये एक्स्ट्रा टर्म माइनस साइन के साथ आता है। एक्स्ट्रा टर्म का फॉर्मेट होता है 2 इंटू समथिंग, जहां पे एक समथिंग होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं और दूसरा समथिंग होता है जो प्रोजेक्शन हम निकालते हैं। बस उसी बात को यहां पे फैंसी वे में बताया गया है सर। अब एक और बात को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा सर। इस पूरे थ्योरम के स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट में रिजल्ट के अनुसार ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कैसे कैसे समझना, तो ये जो पोर्शन मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है ये आपके पाइथागोरस टाइप के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके मेन रिजल्ट में इतने पोर्शन को ये पर्पल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आगे वाला रेड से हाईलाइटेड पार्ट है सर, ये आपके मेन रिजल्ट के एक्स्ट्रा टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब समझिएगा सर, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो और एक और तरीके से मैथमेटिकल वे में ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि सर हमें यहां पे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी गिवन है, जहां पे बोला जा रहा है कि इन द फिगर एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल, और यह भी गिवन है कि फिगर में एडी और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है। तो इतने गिवन डेटा की मदद से अब मैं फाइनली बोल सकता हूं कि मेरे फिगर में AC स्क्वायर जो होगा ये फर्दर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD के बराबर होगा। यानी इसी थ्योरम को आप ऐसे भी मैथमेटिकल वे में बोल सकते हो। इतनी कहानी सभी को समझ में आई? समझ में आनी चाहिए। तो ये मेरे प्रॉपर थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, अगर इस वाले मदद से आपको थ्योरम बताया जाता है तो एनसीईआरटी में अगेन सिंपल एक लाइन में बता दिया गया है कि BD इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, और ये पूरी कहानी को बहुत ही डिटेल में हमने एक सेपरेट लेक्चर में अच्छे से समझा था। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है बिना किसी दिक्कत के। अब मुद्दे की बात यह है सर कि अगर कोई सवाल इस कंसेप्ट पे बेस्ड आता है सर, और वो सवाल बड़ा होता है, ज्यादा नंबर का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रक्चर में थ्योरम स्लैश फॉर्मूले यूज्ड के सेक्शन में सर क्या मुझे इतनी बड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी या फिर ये वाली कहानी लिखनी पड़ेगी? तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे इस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई बड़ा सवाल आता है तो थ्योरम स्लैश फॉर्मूले यूज्ड में ना ही आपको ये लिखना है ना ही ये लिखना है, सिंपल जो बता रहा हूं वो लिखना है। क्या लिखना है ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो रेड से मैंने लिखा है ना, बस इतना लिख देना है, दैट्स इट। आपको बस थ्योरम स्लैश फॉर्मूले यूज्ड में ये लिख देना है सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट फॉर एक्यूट एंगल। क्या लिख देना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट फॉर एक्यूट एंगल। और मान लो कोई सवाल ऑब्ट्यूस वाले केस पे आता है, वहां पे क्या लिख दोगे? वहां पे इसी तरीके से लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, दैट्स इट। दोनों बातों को कॉपी पर नोट डाउन करो। क्लियर है कहानी? अब प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब प्रूफ पे बात करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि ये प्रूफ एनसीईआरटी का एक ऐसा प्रूफ है सर जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये थ्योरम, ये प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो प्रूफ है सर, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। तरीका नंबर एक ये हो सकता है कि आपको पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में बिना फिगर के प्रूफ पूछ ले। तरीका नंबर दो ये हो सकता है सर कि इस तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में फिगर के साथ आपसे प्रूफ पूछ ले। अब इन दोनों में से ज्यादा चांसेस इस बात के हैं सर कि प्रूफ ऐसे पूछा जाएगा कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, डायग्राम भी दे दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की एक खासियत होती है सर कि कोई भी चीज अगर पहली बार बोर्ड एग्जाम में आती है तो हमेशा आसान तरीके से पूछे जाने की एक प्रथा होती है। हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर कोई चीज बिल्कुल पहली बार आएगी ना तो बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों से पूछी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि ज्यादा चांसेस यही है सर कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये प्रूफ आएगा तो इस वाले तरीके से आएगा, जब मुझसे डायग्राम के साथ इस प्रूफ की कहानी सवाल की तरह पूछी जाएगी। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो प्रूफ के डिस्कशन पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा सर। देखो,
तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इस टाइप के हम कुल मिला के 6 रिजल्ट पे बात कर सकते हैं। तो क्या हमें सर एग्जाम में 6 के 6 रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 6 में से किसी भी एक को प्रूव कर देना है, दैट्स इट। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको बोर्ड एग्जाम में 6 में से किसी भी एक को प्रूव कर देना है, दैट्स इट। और डायग्राम के साथ अगर आया सर तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि किस टाइप से कौन से वाले रिजल्ट को प्रूव करना है। कॉमन सेंस की बात है, अगर डायग्राम के साथ प्रूव आया तो डायग्राम देख के ही क्लियर हो जाता है कि किस टाइप से कौन वाले रिजल्ट को एग्जैक्टली प्रूव करने की जरूरत है। यह कहानी सभी को क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे सर इस सवाल के लिए ऑलरेडी हमें डायग्राम गिवन है जहां पे हम मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर देने के बाद सवाल हमसे कह रहा है, इन द फिगर एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी, प्रूव दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीसी इंटू बीसी इंटू बीडी। तो सबसे पहले सवाल के सारे गिवन डेटा को फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। तो लकीली सवाल का सारा गिवन डेटा ऑलरेडी फिगर में हाईलाइटेड है, यानी कि अब हम अपने एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रूव करना है सर? तो ये वाला रिजल्ट, ये इक्वेशन का फॉर्मेट हमें प्रूव करना है। अब इस इक्वेशन के फॉर्मेट में जिन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये पार्ट्स है क्या सर? इनको डायग्राम में हाईलाइट करके देखते हैं। तो मेरे पार्ट्स है AC, AB, BC। तो ये रहा सर AC, ये रहा AB, ये रहा BC, और क्या है सर? और इसके अलावा यहां पे BD। तो अपने इस प्रूफ डैट के पार्ट्स को डायग्राम में हाईलाइट करने के बाद बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जो कि एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रायंगल के साइड को कोरिलेट करते हुए बात कर रहा है। मुझे दिख रहा है सर मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जो कि एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रायंगल के साइड्स को कोरिलेट करते हुए बात कर रहा है, और उसमें भी मुझे यह दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के कुछ साइड स्क्वायर के फॉर्मेट में अपीयर हो रहे हैं। तो इससे यह क्लियर होता है सर कि कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उस हिसाब से इस टाइप का रिजल्ट या तो पाइथागोरस दे सकता है या तो ऑब्ट्यूस वाला रिजल्ट दे सकता है। अब ऑब्ट्यूस वाला तो लगेगा नहीं सर, क्योंकि यहां जो बात हो रही है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हो रही है। तो इससे मैं कंफर्म हो चुका हूं सर कि इस टाइप के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मुझे पाइथागोरस वाले रिजल्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि पाइथागोरस के काम करने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल अवेलेबल होना चाहिए। है क्या? बिल्कुल है सर। फिगर देख के क्लियर हो रहा है कि मेरे पास मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स है। मेरे पास यहां पे वर्क करने के लिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या क्या सर हाईलाइट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो अपने फिगर में मुझे ये पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और इसके साथ साथ अपने फिगर में मुझे ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो यहां पे वर्क करने के लिए हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है सर। अब मुद्दा यह है कि पर्पल वाले में पाइथागोरस लगाएंगे तब ये निकल के आएगा, या फिर लाल वाले में पाइथागोरस लगाएंगे तब ये निकल के आएगा, या फिर दोनों में पाइथागोरस लगाने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनको कंबाइन करना पड़ेगा तभी ये निकल के आएगा। तो बहुत सारे सवालों के एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से पता है सर कि कहीं पे भी अगर मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि मल्टीपल रिजल्ट्स आपस में कंबाइन होंगे तभी जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इससे यह क्लियर होता है सर कि दोनों ही ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। और ऐसे भी समझ में आता है सर जब अपने प्रूफ डैट के सारे पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट कर रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके उसमें पाइथागोरस लगा देता हूं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि चारों के चारों हाईलाइटेड पार्ट्स एक ही इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए। हमें बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो रहा है सर कि अगर मैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके पाइथागोरस लगाता हूं
तो पाइथागोरस के रिजल्ट में ये चारों के चारों हाइलाइटेड पार्ट एक साथ आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। ऐसे भी मैं श्योर हो जाता हूं कि मुझे अपने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने की जरूरत है। यह बात सभी को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो यहां पे लगा दीजिए दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस, क्योंकि मुझे पता है दोनों में पाइथागोरस लगने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट कंबाइन होंगे और मुझे अपना फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो मान लो अपने पर्पल वाले में पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो यहां पे लिख लेंगे कि ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा सर? तो ये ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब अपने रेड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो उसमें लगाएंगे सर, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए डी स्क्वायर प्लस यहां पे डी सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर प्लस यहां पे आपका डी सी स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? अब मुद्दा ये है कि इन दो रिजल्ट को कंबाइन कैसे किया जाए कि ये निकल के आए। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट इससे ज्यादा क्लोजली मिलता जुलता है, तो कहोगे सर इन दोनों में से जो नीचे वाला रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा क्लोजली इस प्रूफ दैट से मिलता जुलता है, क्योंकि यहां पे भी ए सी स्क्वायर बराबर समथिंग है और यहां पे भी ए सी स्क्वायर बराबर समथिंग है। तो ये क्लियर है कि एनालिसिस को यहीं से शुरू करना है। तो ध्यान देते हैं सर कैसे एनालिसिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सर दोनों में, यानी कि इसमें और मेरे प्रूफ दैट में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो कॉमन है। प्रॉब्लम कहां है सर? प्रॉब्लम राइट हैंड साइड में। इसके राइट हैंड साइड में ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर है, जबकि जो प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड में ना ही मुझे ए डी मिल रहा है ना ही मुझे डी सी मिल रहा है। इससे यह क्लियर होता है कि किसी ना किसी तरीके से इसकी मदद से ये दोनों यहां से रिप्लेस होने वाले हैं सर। तो यहां पे रिप्लेसमेंट के लिए सोचते एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लो डीसी के रिप्लेसमेंट में सोचते हैं। तो यहां पे अगर मैं डीसी को देखूं सर, तो डीसी यहां पे चाहिए क्या? प्रूफ दैट में नहीं चाहिए। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं सर कि मैं अपने डीसी को कुछ ऐसा बदल दूं कि इस टाइप के टर्म आ जाए आरएचएस में? तो कहोगे सर मुझे दिख रहा है कि मैं अपने डीसी को यहां पे बीसी माइनस बीडी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, और यह करने से फायदा यह होगा कि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें बीसी भी है बीडी भी है, यानी कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो पहले यहां पे इतना चेंज करते हैं, एडी के बारे में बाद में सोचेंगे सर। तो पहले एडी को एज इट इज उतार लेते हैं। तो डीसी के बदले लिख सकता हूं यहां पे बीसी माइनस बीडी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलते हैं सर, तो यहां पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस, सर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है जिसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहां पे इस हिसाब से हम लिख लेंगे सर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अब मैच करके देखिए क्या क्या आ गया है, किसकी किसकी जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी स्क्वायर आया है क्या? अभी तक नहीं आया है। बी सी स्क्वायर बिल्कुल आ गया है सर। माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी वाला टर्म भी आ गया है सर। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है कहोगे सर? ये ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि जरूर ये किसी ना किसी तरीके से हटने वाले हैं। और अभी तक आपने ऊपर वाले रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहां से जैसे ही मेरी नजर गई तो मुझे तुरंत दिख रहा है सर कि ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर कंबाइन होके ए बी स्क्वायर बना देंगे, और इसी की जरूरत थी। यानी कि ये दोनों यहां पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंबाइन होके क्या दे देगा सर? आपका ए बी स्क्वायर दे देगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस यहां पे बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। यानी कि हमने यहां पे सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी सी 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अगेन हलवा प्रूफ, बहुत आसान प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो उम्मीद करूंगा कि यहां पे जो भी आपको बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कॉपी पे लिखना आपका होमवर्क रहेगा। सारे स्टूडेंट्स होमवर्क जरूर बनाइएगा सर, क्लियर है?
तो इसके साथ हमारे इस लेक्चर की कहानी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी आपके साथ डिस्कस किया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है सर तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर मैनेज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देता है लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, पूरा का पूरा कोर्स क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।